तो चलिए अब एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि द्रव्यमान के संरक्षण मतलब जो अभी हमने लो पढ़ा है ना कि द्रव्यमान के संरक्षण में होने वाले परिवर्तन को जानने हेतु। तो इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, हम एक बीकर लेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क, उसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। कितना? 1.43 ग्राम का 5%, 1.43 ग्राम का हम 5% डालेंगे ऑफ 5%, ठीक है इसका। उसके बाद हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसको परखंडली बोलते हैं, उसमें हम कॉपर सल्फेट डालेंगे। और कॉपर सल्फेट कितना डालना है हमें? 1.25 ग्राम। ये देखिए कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम लेना और सोडियम कार्बोनेट 1.3 ग्राम। उसके बाद हम अब ये जो हमने बीकर में सोडियम कार्बोनेट और इसमें कॉपर सल्फेट लिया है इस टेस्ट ट्यूब में, इसका जो द्रव्यमान है उसको ज्ञात कर लेंगे, उसको नाप लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब से जो कॉपर सल्फेट है इसको हम इसमें सोडियम कार्बोनेट में मिला देंगे। इससे हमें कुछ नीले जो है वो बादल जैसे प्रेसिपिटेट दिखेंगे। उसके बाद हम उन प्रेसिपिटेट को इसमें रहने देंगे और ये सोडियम कार्बोनेट भी इसमें ही है। इसके बाद फिर हम इसका जो कॉनिकल है इसका फिर से द्रव्यमान नापेंगे। तो जो द्रव्यमान था हमारा रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद हमारा दोनों सेम होंगे। तो इससे हमारा जो ये लो है, कौन सा? द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है वो हमारा सिद्ध होता है। तो अब इसका हम क्या बोलेंगे कि नीले बादल अनुमा अवक्षेप जो है वो पाए जाते हैं। ये दर्शाता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है और फ्लास्क का द्रव्यमान जो है वो समान रहता है, मतलब बिल्कुल सेम रहता है। तो द्रव्यमान हमेशा संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड रहता है, ना ही तो वो घट सकता है और ना ही वो बढ़ सकता है, ठीक है। हमारे जो अभिकृत होते हैं और उत्पाद होते हैं दोनों का द्रव्यमान जो है वो एक जैसा होता है, दोनों का इक्वल होता है। तो हमने इसमें क्या किया था कि हमारा जो कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट उससे हमारी रिएक्शन करवा दी थी, बन गया था हमारा सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। तो दोनों का ही इधर का भी द्रव्यमान और इधर का भी द्रव्यमान दोनों का ही इक्वल होता है। अब इसके बाद अब हमारा दूसरा नियम आता है। इस नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम हमें यह बताता है कि यदि हम अपना कोई भी यौगिक बनाते हैं, वो जो यौगिक होता है ना उसको हम कहीं से भी ले लें, चाहे आप उसको जैसे अगर हम यौगिक में हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के तौर पर पानी होता है, पानी को आप चाहे आप समुद्र का पानी ले लो या पीने वाला साधारण जल ले लो, या आप जो हमारे कपड़े धोने में पानी यूज होता है, आप कोई भी पानी ले लो, उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन तत्व है और जो हमारा ऑक्सीजन तत्व है उसके जो परमाणु होते हैं वो हमेशा 1:8 रेशियो में ही पाए जाते हैं। चाहे आप उस पानी को कहीं से भी बना लो या चाहे उस पानी को किसी ने भी बनाया हो, हमेशा उसके अंदर स्थिर अनुपात होता है, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। तो यही हमारा नियम है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। मतलब जो यौगिक में तत्व होते हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 भाग, मतलब यहाँ हम H2 ले लें और यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, ये हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन का 1 भाग प्लस O2, इससे हमारा क्या बनेगा? हाफ O2 बोल सकते हैं। इससे हमारा क्या बनेगा? वाटर बनता है। तो इसमें जो ये दोनों कंबाइन करेंगे ना, ये हमेशा 1:8 रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया, और ये क्या हो गया? दोनों अलग अलग तत्व हो गए। तो इनके परमाणु मिलके हमारे यौगिक बनाते हैं, जिसका जो स्थिर अनुपात होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया जल वाला, तो अब अगर हम ये कह दें, जैसे हम वाटर जल को यदि हम उपघटन कर दें तो उससे हमारा हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो मैंने क्या कहा है, इसके 9 ग्राम लिए। वैसे अगर देखा जाए जो जल होता है उसका द्रव्यमान जो होता है वो हमारा 18 ग्राम आता है। वो कैसे आता है? 2 + 16। जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है और हमारे हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, तो इसलिए द्रव्यमान कितना हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। उसका आधा बोला हुआ है तो मतलब 9 ग्राम,
तो यहाँ पर आधा कर दो, आधा मतलब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का परमाणु निकलेगा और यहाँ पर भी आधा क्या निकलेगा हमारा ऑक्सीजन। तो इसको 1/4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम, और यहाँ कितना आ जाएगा 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 ग्राम। तो हमेशा कितना हो जाएगा 1:8 रेशियो में ही पाया जाता है। ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका 18 ग्राम द्रव्यमान होता है, इसका 1 ग्राम होता है, इसका 16 ग्राम होता है, ये सब हम आगे वाले अपने इसी चैप्टर के आगे वाले भाग में पढ़ेंगे, इसकी आप टेंशन ना लें। उसके बाद हमने दूसरा अपना उदाहरण देखा कि जो अमोनिया होती है NH3, वो हमेशा उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा 14:3 होता है। जैसे ये बनती है N2 + 3H2 से हमारी अमोनिया बनती है। सबसे पहले हमें अपनी जो अभिक्रिया कर रही है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 आइटम्स हैं, 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु होने चाहिए। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी 6 परमाणु हो गए। इस प्रकार ही इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो ये कितना रेशियो आ गया, देखो अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 14:3 रेशियो आ गया है ना। तो वही कहा गया है कि हमेशा यदि 14:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो हमेशा हमें एक अमोनिया गैस ही मिलेगी, जो यौगिक बनेगा वो हमारा NH3 अमोनिया ही बनेगा। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद अब हमने अपने क्या क्या देख लिया कि परमाणु की डिस्कवरी कैसे हुई और परमाणु को क्या क्या बोला गया है कि परमाणु क्या होता है। उसके बाद हमने अपने रासायनिक संयोजन के 2 नियम देखे। अब इन नियमों के आधार पर और परमाणु की हमने डेफिनेशन जो देखी उसके आधार पर डाल्टन्स ने परमाणु के कुछ सिद्धांत दिए थे। जैसे हर किसी की कोई पहचान होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ऐसे ही डाल्टन ने परमाणु की कुछ विशेषताएं बताई थी। उसने कहा था कि हमारे जो सभी द्रव्य हैं, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो, उनके जो सभी कण होते हैं वो परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। उनके कणों को क्या कहा गया है, परमाणु कहा गया है। तो डाल्टन के जो सिद्धांत है ना, वो हमारे जो रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम है, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम, उनको भी वो समझाता है, उनकी व्याख्या करता है, अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा, ये एक तरीके का ये एक यौगिक होगा। इसके अंदर जो हमारे परमाणु है देखिए उनमें क्या है, वो जुड़ के मिले हुए रखे हुए हैं। तो ये जो हमने गोल गोल ये क्या है, ये सब एक परमाणु ही तो है, ये परमाणु है हमारे सब। ठीक है, तो सभी तत्व यौगिक और मिश्रण सब परमाणुओं से ही मिलके बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना, उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो सबसे पहला विवेचन था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, कि जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वो सभी हमारे परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो केमिकल, जो हमने अभी रासायनिक अभिक्रिया दिखाई थी, जैसे हमने पानी बनाया था, अमोनिया गैस बनाई थी, उन सभी में परमाणु जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पोस्टुलेट बताया है कि दूसरा पोस्टुलेट हमारा रासायनिक संयोजन का पहला नियम है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो हमें कहता है कि परमाणुओं को ना ही तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उनको सृजन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। और ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में ना ही तो उनको सृजित किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश हो सकता है। तो ये हमारा पहला नियम है। कौन सा नियम हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो होता है वो एक समान होता है। यदि मैं कार्बन को लूं, कार्बन के अंदर मैंने कहा था कार्बन एक तत्व है और इसके अंदर परमाणु होते हैं, तो ये जितने भी परमाणु होंगे ना कार्बन के अंदर, उन सभी के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो सभी एक समान होंगे और इन सभी का जो द्रव्यमान होगा वो भी एक समान होगा। मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी कि
हाइड्रोजन है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, तो वो मैं कैसे ले रही थी तो उसको हम आगे सीखेंगे। और अगर मैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लेती थी तो उसको मैं 2 × 1 कर देती थी। तो वो किस प्रकार से कर पा रही थी, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे उन सभी का द्रव्यमान एक समान होगा, इसलिए मैं उनको ऐड कर पा रही थी। ठीक है, उसके बाद अब आगे आता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन लूं, हाइड्रोजन लूं, ऑक्सीजन ले लूं, नाइट्रोजन ले लूं, ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं। और इन सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं उन सभी के जो द्रव्यमान होते हैं और उन सभी के रासायनिक गुण होते हैं वो अलग होते हैं। इसका मतलब अगर कार्बन का मैं जो द्रव्यमान लिखती हूँ वो 12 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है और नाइट्रोजन का हमारा 14 ग्राम है, तो सबका अलग अलग द्रव्यमान हो गया ना। है तो सभी के अंदर परमाणु, पर सबका द्रव्यमान अलग अलग होता है और सबके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होते हैं। जिस प्रकार हम अपने आमतौर में देखते हैं, जैसे जो हमारे ये जो इंसान होता है, इंसान क्या होता है, कोई छोटा होता है, कोई हाइट में लंबा होता है, ठीक है, किसी के जो बाल होते हैं सर के वो बहुत बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि है तो सभी इंसान ही पर सबकी अपनी अलग अलग एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, सबका अलग अलग द्रव्यमान होता है और सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के भी अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग गुण होते हैं। उसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि एक जो यौगिक बनता है, जैसे अगर मैं एक CO2 का मॉलिक्यूल बना दूं तो यह एक यौगिक है। तो यह यौगिक किससे मिलके बना है, यह यौगिक हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलके बना है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु और इनके अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, वो मिलके हमारे यौगिक को निर्मित करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो यह नियम हमें यह बताता है कि यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। मतलब अगर मैं CO2 कहीं से भी, CO2 अभी मैंने बताया कि यौगिक है, तो इस CO2 को कहीं से भी बना दूं, उसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अमोनिया को कहीं से भी बना लूं, ये भी एक यौगिक है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। तो ये हमारा परमाणु जो होते हैं वो स्थिर अनुपात का सिद्धांत को भी फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखे, हमने डाल्टन्स के सिद्धांत को देखा कि डाल्टन्स जो थे उसने परमाणुओं के कुछ विवेचना दी थी, तो उनको हमने ऐसे देखा। ठीक है, तो अब हमने आज के टॉपिक के हम कुछ जो भी आज के टॉपिक में हमने जितना कुछ सीखा है अब हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट लिया है ये 5.3 ग्राम है, और 6 ग्राम एसिटिक अम्ल लिया है, एसिटिक एसिड लिया है 6 ग्राम। इससे हमें 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है 2.2 ग्राम मिली, और जो हमें सोडियम एसिटेट मिला वो हमें 8.2 ग्राम मिला, और जल जो है वो हमें 0.9 ग्राम मिला। तो इसमें कहा गया है कि इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारे अभिकृत अभिकारक होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं अभिकृत या अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनका द्रव्यमान, और उत्पाद जो होते हैं उनका द्रव्यमान, वो दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, एक जैसा होता है ना ही तो हम उसको सृजन कर सकते हैं और ना ही उनका विनाश कर सकते हैं। तो देखिए हम इनका द्रव्यमान निकाल देते हैं टोटल, तो कितना हो जाएगा 5.3 + 6 कितना आ जाएगा 11.3 ग्राम। इसी प्रकार अगर मैं इस तरफ का द्रव्यमान निकाल लूं पूरा, तो 8.2 + 2.2 + 0.9 तो कितना आ जाएगा टोटल 9, 10, 11, 12, 13 तो 11.3 ग्राम ही आ गया है। तो देखो ना ही तो द्रव्यमान का सृजन हो रहा है और ना ही द्रव्यमान का विनाश हो रहा है। तो ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं।
तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने वाले कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब आप देखो, जब भी हमने कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:2 में मिलते हैं, 1:8 में कंबाइन करेंगे, ठीक है। स्थिर अनुपात का द्रव्यमान के ऊपर है क्वेश्चन, जो हमने स्थिर अनुपात का नियम जो था, स्थिर अनुपात का नियम वो जो सीखा था हमने, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। तो देखिए, हमने कहा था कि चाहे हम पानी कहीं से ही ले लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही समान मिलेंगी, एक ही रेशियो में मिलेगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होती है तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करती है। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो हमारी कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करेगी भाई? 8/1 × 3 कितनी? 24 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगी ना। ये तो सिंपल हम अपने मैथ से भी कर सकते हैं। तो बस हमारी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो देखिए, हमने देखा था कि डाल्टन के हमने परमाणु की कुछ विवेचना की थी। उसमें हमने देखा था कि एक सिद्धांत कौन सा होता है जिसमें हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो फॉलो होता है। तो वो क्या कहता था कि हमारे परमाणुओं को ना ही तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है वो हमें समझाता है। उसके बाद जैसे हमारा दूसरा प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो हमने कहा था ना, चाहे हम कोई भी यौगिक ले लें, उस यौगिक में जो हमारे तत्व होते हैं वो एक ही कांस्टेंट रेशियो में वो पाए जाते हैं। जैसे हमने अमोनिया बनाई थी, अमोनिया एक यौगिक था, तो उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तत्व थे वो 14/3 रेशियो में 14:3 रेशियो में मिलते हैं। ऐसे ही वाटर जो तत्व यौगिक है, ये भी एक यौगिक है, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमारे तत्व हैं और उनके अंदर जो परमाणु हैं वो हमेशा 1:8 रेशियो में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा डाल्टन जो है वो कौन से नियम को समझाता है? हमारे स्थिर अनुपात के नियम को यहाँ पर समझाता है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि परमाणु को क्या कहा गया था, परमाणु को डिस्कवर कैसे किया था, उसका खोज कैसे हुई थी परमाणु की, ठीक है। 3 वैज्ञानिक ने अपनी अपनी कुछ बातें बताई थी। उसके बाद हमने देखा था रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होते हैं। तो हमने इसके 2 नियम पढ़े थे, एक तो द्रव्यमान वाला पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक स्थिर अनुपात का नियम हमने पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद हमने उनके ऊपर कुछ क्रियाकलाप करी थी, इन दोनों के ऊपर, जिससे हमने देख लिया था कि ये दोनों नियम जो है वो फॉलो होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे डाल्टन्स ने परमाणुओं की कुछ सिद्धांत दिए थे। डाल्टन्स थ्योरी बोलते हैं इसको, एटॉमिक थ्योरी। परमाणुओं के कुछ सिद्धांत दिए थे, तो हमने सिद्धांतों की विवेचना की थी। और ये जो डाल्टन्स के परमाणु के सिद्धांत हैं, ये रासायनिक नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। इनको भी ये एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। तो हमने आज के लेक्चर में ये सब देखा। उसके बाद हमने 4 प्रश्न करे, जो 2 तो डाल्टन्स की थ्योरी के ऊपर थे और 2 प्रश्न हमारे रासायनिक संयोजन के नियम के ऊपर थे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अपने आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि परमाणु क्या होता है, एटम परमाणु क्या होता है, वह किन किन चीजों, परमाणु क्या होता है, और जो हम द्रव्यमान कर रहे थे उनका द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अणु क्या क्या होते हैं, आयुटैट के कुछ नियम देखेंगे। तो हम अपने आगे वाले लेक्चर में ये सब बातें सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बाय बाय, गुड बाय।